हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग मेंस इन 300 इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड पढ़ने वाले हैं। तो क्या है क्वाड, थोड़ा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगी और बता दूंगी कि होता क्या है, सो दैट आपको लेक्चर थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई थी क्वाड लीडर्स की, जो कि यूएस ने होस्ट किया था। तो फर्स्ट क्वाड समिट जो हुआ था, इस वजह से ये न्यूज़ में भी रहा था। ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसको क्वाड कहते हैं, ये एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 4 नेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसको क्वाड भी कहते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सब बात करते हैं और बात करके जो भी स्ट्रेटिजिक डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये डायलॉग जो है 2007 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर्स थे इनके, शिंजो एब, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और इसको फिर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया था, फिर इंडिया ने भी सपोर्ट किया, यूएस ने भी सपोर्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, इस डायलॉग के चलते हुए साथ साथ पैरेलली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो भी चल रही थी। तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम था एक्सरसाइज मालाबार। तो ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस तरीके के कि ये वाला एक्सरसाइज जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, या फिर नेशंस का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज मालाबार यहाँ पर साथ में चल रही थी। अब ये एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जैसे शॉर्ट में बताती हूँ। एक्सरसाइज मालाबार बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें यूएस, जापान, इंडिया जो है परमानेंट पार्टनर्स हैं। और यहाँ पर एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती रहती है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि मैरीटाइम के थ्रू एक फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू। तो डाइविंग सैल्वेज ऑपरेशन चलते हैं, एम्फीबियस ऑपरेशन चलते हैं, और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स होती हैं, एंटी वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं। तो ओवर द ईयर्स ये जो एक्सरसाइज है ये 2 सीज में कंडक्ट होती है। एक है फिलिपीन सी और दूसरा है पर्शियन गल्फ। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, जितने भी एशियन और नॉर्थ अमेरिकन कमांड्स हैं वो सब इसका देखरेख करते हैं। तो ये पूरी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। अब जो कोऑर्डिनेटरल ये क्वाड है, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट है आप कह सकते हो। जो कि जैसे आपको अभी पता ही है कि चाइना का जो इंटरवेंशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है विद टाइम। तो चाइना का, चाहे आप इकोनॉमिक पावर के कंटेक्स्ट में लो, चाहे आप मिलिट्री पावर के कंटेक्स्ट में लो, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी बढ़ रहा है। और ये जो पूरा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट है ये बेसिकली चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का एक रिस्पॉन्स है। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने भी इस पूरी क्वाड समिट को या क्वाड को कैसे रिस्पॉन्ड किया। ऑब्वियसली अगर हमारी तरफ से क्वाड का रिस्पॉन्स आया है तो चाइना की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया होगा। तो चाइना की तरफ से चाइना ने एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इशू किया है। और जो मेंबर नेशंस है क्वाड के उसको चाइना कहता है एशियन नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई किया था कि चाइना के एलिगेशंस को, और उन्होंने कहा था इंडिया की कभी भी ये नेटो मेंटालिटी रही ही नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल क्वाड जो था वो इसी के बारे में था। तो एक ये जो स्पिरिट ऑफ क्वाड है और क्वाड मेंबर्स जितने भी हैं उन्होंने ये इस पूरे विजन को एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की तरह डिस्क्राइब किया था। रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर यहाँ पर रेगुलेट हो, कौन से एरियाज में, ईस्ट प्लस साउथ चाइना सी, इन एरियाज़ में रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर ऑपरेट हो, जो कि ऐसा लगता है कि चाइना वायलेट करता है। तो जो जितने भी क्वाड मेंबर स्टेट्स हैं उनको चाइना का जो मैरीटाइम क्लेम्स है उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। और क्वाड ने इनफैक्ट कोविड-19 को रिस्पॉन्ड करने में भी प्लेज किया था। और पहला क्वाड प्लस मीटिंग जो है उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड किए थे, साउथ कोरिया के, न्यूजीलैंड, वियतनाम के, ताकि ये इन रिस्पॉन्सेस पे काम किया जा सके। सो दिस वॉज अबाउट क्वाड बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे पहला मीटिंग हुआ
पर ओरिजिन के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्वाड का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एवोल्यूशन हुआ था एक्सरसाइज मालाबार से और 2004 सुनामी से, जब इंडिया ने काफ़ी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे अपने लिए भी और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी, और उसके बाद ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आगे आए थे सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो ग्रुप है सबसे पहले 2007 में मिला था ऑन द साइडलाइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान के साइडलाइंस पर पहली बार ये ग्रुप मिला था। और बेसिकली वही सेम चीज़, चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए ये क्वाड सेटअप किया गया था। तो ये वर्जन जो है इवेंचुअली 2008 में डिसिपेट कर दिया गया था, क्योंकि ये कॉमन अप्रोच नहीं था, विजन नहीं था, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चला नहीं, आप कह सकते हो। तो ये एक प्राइमरी रीज़न था कि पार्टनरशिप जो है वो चली नहीं और 2008 में ख़त्म हो गई थी। फिर इंडिया जो है वो जैसे पर्टिकुलरली काफ़ी सेंसिटिव रहता है चाइना के रिएक्शन को लेकर, क्योंकि उसका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वेवर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। तो कुछ ऐसे डाउट्स भी रहे थे कि ये क्वाड्रिलेटरल की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी जापान और यूएस के साथ भी ट्राईलैटरल में है और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी ट्राईलैटरल में है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब बनता है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स रहे थे, तो वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से नहीं चला। 2017 में दोबारा से एक चाइना का थ्रेट आता है, तो फिर दोबारा से ये चारों कंट्रीज़ जो है ये क्वाड को रिवाइव करती हैं। तो क्वाड 2.0 आता है फिर पिक्चर में, जो कि एक 2017 से 2021 पीरियड का जो भी एक ग्राउंड वर्क रहा था, सब्सटैंशियल ग्राउंड वर्क था, उसका एक आउटकम बनता है बेसिकली। कोर ऑब्जेक्टिव इस बार क्वाड का क्या होता है कि ताकि हम एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर चलाएंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये पूरे कोर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं क्वाड के। और इसको एक अलाइंस ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज़ की तरह कंसिडर किया जाता है। एक ऐसा फोरम है जो कि मीटिंग से, सेमी रेगुलर समिट से, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, मिलिट्री ड्रिल्स, इन सब से मेंटेन किया जाता है। तो सारी मेंबर कंट्रीज़ आगे आती हैं और ये सब चीज़ें कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे नेशंस हैं जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, कि इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चारों मेंबर कंट्रीज़ हो गई, क्वाड बनाती हैं ये, ठीक है। अब क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बैलेंसिंग चाइनाज़ इन्फ्लुएंस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी स्टैंड ऑफ्स हुए थे इंडो चाइना बॉर्डर पर, और रशिया ने भी मना कर दिया था स्टेप इन करने से। तो इससे क्या होता है कि इंडिया के ऊपर ना एक प्रेशर काइंड ऑफ बिल्ट होता है कि ऑल्टरनेटिव देखे जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से एक चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वाड का सिग्निफिकेंस है काफ़ी। तो इंडिया जो है वो बाकी क्वाड नेशंस का भी सपोर्ट ले सकता है अगेंस्ट चाइनीज़ हॉस्टैलिटीज़। एंड ऑल्सो इंडिया जो है वो और क्वाड पार्टनर्स के साथ काम भी कर रहा है ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाएं। नेक्स्ट इज राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। तो क्वाड जो है वो इंडिया को एक काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म की तरह प्रोवाइड करता है ताकि ईस्ट एशिया के जो इंटरेस्ट है उसको और एडवांस किया जा सके, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। और बाकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है इंडियन ओशन में। तो इंडिया जो है उसने, जैसे आपको पता है, एक सागर इनिशिएटिव निकाला था। सागर इनिशिएटिव ये भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया ने सागर इनिशिएटिव के अंडर ये चाहा था कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने इंडियन ओशन में। तो क्वाड का कॉपरेशन जो है वो इंडिया को एक एक्सेस दे सकता है ताकि मल्टीपल स्ट्रैटेजिक लोकेशन जितनी भी हैं वहाँ पर नेवल बेसिस बनाए जा सके। और बाकी देखो, जैसे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड तो है ही, तो इंडिया ने काफ़ी एक रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट किया है। तो क्वाड जो है उसको हेल्प कर सकता है कि एक रीजनल सुपर पावर का जो इंडिया का एम्बिशन है उसको अचीव करने में। तो ये भी एक चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी। अब जैसे इंडिया अगर अपने जैसी ही कंट्री से अलाइन करेगा, लाइक माइंडेड कंट्री से अलाइन करता है और बिना कोई फॉर्मल अलाइंस बनाए उनके साथ, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब किए, बिना ख़राब किए, अगर इस तरीके से एक इंडिया अलाइन करता है तो उससे क्या होता है, क्वाड के बाहर भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी है वो अच्छा इवॉल्व करेगी, और ये हॉलमार्क है क्वाड का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
सप्लीमेंटिंग इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो देखो डिफेंस में तो कॉपरेशन की नीड है ही, ठीक है। और क्वाड मेंबर्स के बीच में डिफेंस के लिए कॉपरेशन की नीड क्यों है? बिकॉज चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया काउंटर करना चाह रहा है। इनफैक्ट इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, यहाँ से होते हुए ये पूरे एरिया को काउंटर ना करे, इस वजह से एक काउंटर अटैक आप कह सकते हो कि इंडिया जो है अपने ऑल्टरनेटिव्स देख रहा है। तो ये जो क्वाड मेंबर्स हैं ये इंडिया को अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने में और हेल्प कर सकते हैं। तो डिफेंस में कॉपरेशन इंडिया के लिए ज़रूरी है, तो क्वाड वो एक कॉपरेशन प्रोवाइड ज़रूर करता है। नेक्स्ट है एडिशनल कोलैबोरेशन ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स। अब साइबर के कंटेक्स में ले लो, चाहे स्पेस में, मैरीटाइम डोमेन्स में, सर्विलियंस इन्हांस करने के लिए, डेटरेंस के लिए यहाँ पर एडिशनल कोलैबोरेशन की नीड है, तो उसके लिए भी क्वाड हेल्प करता है। फिर अब देखो इमर्जिंग थ्रेट्स एक वो भी है कि आप अभी पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी, क्योंकि वर्ल्ड में देखो किस तरीके से डिसरप्शन आया था और एक नॉन ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम था चाइना का, उसने इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दी कि इंडिया लीड ले और वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो इंडिया जो है अपना एक्सपर्टीज़ जो है वैक्सीन में, फार्मा इंडस्ट्री में, उसको लेवरेज कर सकती है ताकि अपनी सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो सॉफ्ट पावर इसकी इंक्रीज़ हो सकती है इंडिया की इस कंटेक्स में। और साथ साथ जापान है और यूएस है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है अब चाइना के बाहर ले जाना चाह रहे हैं ताकि इनका जो चाइना का इम्पीरियलिस्टिक बिहेवियर है उसको कर्ब किया जा सके। तो वो भी एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है क्वाड के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे पहला है इम्प्लीकेशन ऑन इंडियाज़ अदर बायलैटरल और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स। तो जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जैसे इंडिया यूएस के क्लोज जा रहा है या फिर यूएस लेड क्वाड, तो इसने इंडिया ने क्या किया है, अपना जो रिलेशन है इंडिया चाइना के साथ और इंडिया रशिया के जो रिलेशंस है उसको और ज़्यादा ख़राब कर लिया है। और इनफैक्ट ब्रिक्स की डेवलपमेंट को और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डेवलपमेंट चल रही थी उसकी प्रोग्रेस को हॉल्ट पर कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। और चाइना से एक फॉर्मल ऑपोजिशन तो है ही, क्योंकि चाइना ने फॉर्मली अपने जो डिस्प्लेजर है अपना वो इंटीमेट किया है कि क्वाड की जो मीटिंग चलती आ रही है उसमें चाइना को पसंद नहीं आ रही है वो चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है, थोड़ा सा एम्बिगियस चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल तो नहीं देता आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक एंटी चाइना अलायंस है जो कि इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अंडरमाइन करता है इन अदर एसेंशियल एरिया, जैसे क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ और वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया काफ़ी आगे जा सकता था, पर ये काइंड ऑफ एक एंटी चाइना अलायंस ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर चाइना का जो क्लोजनेस है एशियान के साथ वो भी एक पॉइंट बनता है कि जैसे मान लो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके साइन होने के बाद से एशियान और चाइना जो है वो भी काफ़ी क्लोज आए हैं। तो ये चीज़ एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब अनरिजॉल्व इश्यूज़ भी बहुत सारे रह जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हैं। तो इंडिया ने क्वाड कंट्रीज़ के साथ काम तो किया है सोलर अलायंस में भी, पेरिस अकॉर्ड में भी, बट इंडिया ने अभी तक नेट ज़ीरो साइन नहीं किया, कोल डेडलाइन को एंड नहीं किया है। दूसरा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। इंडिया जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाना तो चाहता है, स्पेशली ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस ख़त्म हो सके। बट ये ओसाका ट्रैक का पार्ट नहीं है, जो कि अदर क्वाड कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करती है अगर आप क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पर ओसाका ट्रैक क्या है, तो ओसाका ट्रैक बेसिकली रिलेट करता है जो भी इंटरनेशनल रूल्स होते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए जो भी इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, जैसे कि जो भी आपके WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सबसे रिलेट करता है ओसाका ट्रैक। कि जैसे जो भी डेटा फ्लोज होते हैं अलग अलग जगह पे, या फिर उसको उसके रूल्स बनाने, उसके रूल्स ड्राफ्ट करने, फिर जो भी डेटा लोकलाइजेशन है उस पर जो भी प्रोहिबिशंस लगे हुए हैं उनको रिमूव करना, और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सब इसके अंडर आ जाते हैं। तो US, EU और ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, फिर जापान ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड
पुश किया था प्लूरिलैटरल नेगोशिएशंस के लिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में है ओसाका ट्रैक। तो G20 समिट हुआ था जो जापान ने ओसाका ट्रैक का अप्रूवल किया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बनता है। अच्छा, इसी पॉइंट से ट्रेड रिलेटेड इश्यूज से हम ट्रेड वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अभी जैसे कि पता है कि चाइना जो है वो काफ़ी ट्राई कर रहा है कि अपना पोजीशन ट्रेड और कॉमर्स में बना पाए। ठीक है, जैसे जापान जैसे नेशंस है और ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इन सब का जो डिप्लोमेसी है उसको ट्विस्ट करने के लिए तो रिसेंटली जो MV एनेस्टेसिया, ये एक ऑस्ट्रेलियन कोल कैरिंग शिप थी, वो 1 महीने से ज़्यादा चाइनीज़ कोस्ट पे पड़ी रही थी। इवन इंडियन सेलर्स भी उसमें फंस गए थे। तो ये एक पॉइंट है। तो ये चैलेंजेस हैं कि क्या क्या चैलेंज आते हैं। फिर चाइना ने एक थ्रेट भी किया था कि वो जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करना बंद कर देगा। फिर कोरोना पेंडेमिक आया था तो उसने पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया था। फिर चाइना में भी लॉकडाउन लग गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे करती हैं। फिर डिप्लोमेसी भी चलता है, वो चेकबुक डिप्लोमेसी चल रही है चाइना की, वो भी एक पॉइंट बनता है। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रूट है, अनसस्टेनेबल डेप्ट एंड प्रोजेक्ट फंडिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, जो डेट ट्रैप में फंसा रहा है चाइना। तो ये सारी चीज़ें चाइना के द्वारा डिप्लॉय की गई हैं ताकि स्मॉल नेशंस को और अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अभी क्वाड के आगे, जिसमें बाकी सारे नेशन जो है वो आगे नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ सकते। फिर कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स है यूएस से भी, क्योंकि देखो जैसे कि एजेंडा तो है क्वाड मीटिंग का और इवॉल्व होना, बट यूएस ने इसकी साथ साथ एक ऑकस अनाउंस कर दिया, जिससे फ्रेंड्स और अलाइज जो हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। ठीक है, ऑकस में बेसिकली क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, तो ये सब है। तो डाइवर्जेंस ऑन एक्सेप्टेबल रिस्क एंड कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी थ्रेट परसेप्शंस है उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है। अब जो भी डाइवर्जेंस होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हो सकता है कि इंडिया की चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, बट चाइना के यूएस के साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ना हो। तो ये इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जो थ्रेट परसेप्शंस है उनके डाइवर्जेंस क्या होता है कि जैसे एग्जिस्टेंस या फिर एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद चाइना। अगर तो आपकी चाइना के साथ डायरेक्ट डिस्प्यूट है तब तो आप पढ़ोगे ना चाइना के साथ, बेफालतू में कोई बंदा क्यों पंगे लेगा। फिर दूसरी चीज़ है, बीजिंग कैसे आपको रिटेलिएट करेगा, तो उसमें भी काफ़ी रिस्क है ना। तो परसेप्शंस अलग अलग हो सकते हैं उसमें कि कैसे पोटेंशियल रिस्क हैं हमारे, कि बीजिंग कैसे हमें रिटेलिएट कर देगा। बाकी सारे हायर ऑर्डर नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, और फाइनली हर एक नेशन का जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है उनका अपना अपना लिमिटेशंस भी है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वाड आगे बढ़ेगा। तो हर एक नेशन सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सिमिलर चीज़ों पर स्टैंड नहीं लेगा, तो डाइवर्स ओपिनियंस भी आएंगे लोगों के। फिर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बड़ा है। देखो, तो चाइना जो है उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज़ हैं क्वाड मेंबर्स के साथ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जो कि ऑस्ट्रेलिया को दबाने में भी हेल्प कर सकता है और बाकी नेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने फेवर में, कोर्स भी कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट भी बनते हैं। अब वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो कलेक्टिव एक्शन की नीड है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए कोऑर्डिनेशंस में। तो इससे क्या होता है कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनकी फ्रीडम और सिक्योरिटी को भी सेफगार्ड किया जाए। नेक्स्ट चीज़ है, क्लियर विजन की बहुत नीड है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है उनको इंडो पैसिफिक विजन उनका क्या है वो उनको एक्सप्लेन करने की नीड है, ताकि एक सबको क्लैरिटी हो कि किस चीज़ पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हर एक का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो भी आगे रखा जाए। क्वाड को और एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। इंडिया जो है अपने जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं उनके इंडो पैसिफिक में, उसके साथ बात करने की नीड है। इसी वजह से इंडिया को अलग अलग कंट्रीज से पिच करना चाहिए, स्पेशली इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इन लोगों को तो पिच किया जा सकता है ताकि इनको भी क्वाड में इन्वाइट किया जा सके फ्यूचर में। और उसके बाद एक मैरीटाइम डॉक्ट्रीन की नीड है। इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डेवलप करना पड़ेगा इंडो पैसिफिक पे, जो उसका करंट और फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस है उसको डील करेगा, टैकल करेगा, और उसके जो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स हैं उसको कंसोलिडेट करे और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को एंगेज करे। तो ये सारी चीज़ें बनती है। फिर आपको पता है एक ब्लू डॉट नेटवर्क, अगर आपने पढ़ा हो तो, इसको स्ट्रेंथन करने की नीड है बेसिकली।
तो ये जो जितनी भी चारों कंट्रीज़ हैं, इनको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको पूल करना चाहिए, ताकि चाइना का जो इकोनॉमिक माइट है उसको चेक किया जा सके, रादर देन सिर्फ इस ऐसे उसको काम करने दे कि एक सर्टिफिकेशन एजेंसी की तरह कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये अपने रिसोर्सेज जो हैं चारों कंट्रीज़ लगाए कि इकोनॉमिक माइट ऑफ चाइना चेक किया जा सके, ये क्या कर रहा है चाइना। एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी की भी नीड है, चारों मेंबर्स मिलके एक यूनिफाइड अप्रोच बनाएं कि कैसे चाइना को टैकल कर सकते हैं, रादर देन अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरह एक्ट करते रहें। फिर टॉक्स भी फॉर्मलाइज करने की नीड है, ताकि क्वाड को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिया जा सके। और क्वाड जो है इन दी एंड आप कह सकते हो एक काफ़ी इफेक्टिव टूल बन सकता है चाइना के जो एडवेंचर और इम्पीरियलिज्म चलता आ रहा है, और जितने भी एम्बिशंस हैं इंडो पैसिफिक रीजन को रूल करने के, उस सबको काउंटर करने में क्वाड एक काफ़ी इफेक्टिव टूल बन के आ सकता है। ऑल राइट, सो इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में ऑकस पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, तो मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको जो भी टॉपिक इन इस कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 5 साल के कंटेम्प्रेरी इशूज़, 1 साल के करंट अफेयर्स, सारे इसमें कवर होंगे। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो जो भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट फिर आप जाके यहाँ पर कॉल करना चाहते हो, कॉल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।